हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने पार्ट 1 इसका कर लिया हुआ है, ठीक है। पार्ट 2 में आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसका ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो आओ चलो क्वेश्चन करते हैं। टाइम को बिल्कुल खराब नहीं करना है क्योंकि हमारा ये वक्त बहुत कीमती है। सही बात है कि नहीं? एकदम सही बात है। चलिए, राइट 4 प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की 4 प्रॉपर्टी क्या है? तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है सर ये नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है और नॉर्थ से निकल करके साउथ में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती हैं। सही है। तो सर ये क्लोज्ड कर्व लूप बनाती हैं। पहला पॉइंट क्या हुआ सर? ये क्लोज्ड कर्व्ड लूप बनाती हैं। पहली प्रॉपर्टी यही है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनकी जो डायरेक्शन होती है आउटसाइड मैग्नेट, वो होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। किधर होती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो आउटसाइड मैग्नेट डायरेक्शन जो होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो किधर होगा? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। लेकिन इनसाइड अगर मैग्नेट की बात करेंगे, इनसाइड मैग्नेट की बात करेंगे तो जो डायरेक्शन होगी वो साउथ से नॉर्थ की ओर होगी। देख लो, जब ये आएगा तो अंदर जाएगा तो किस तरीके से जाएगा? इस तरीके से। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं? तो मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस रहेंगी वो कैसी रहेंगी? स्ट्रेट रहेंगी और उनकी जो डायरेक्शन रहेगी साउथ से नॉर्थ की ओर रहेगी। तो 2 प्रॉपर्टी। और कितनी प्रॉपर्टी? 4 प्रॉपर्टी बोला। ओके। दूसरा, अगर मान लो ये फील्ड लाइन ऐसे बाहर से जा रहा है तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता? क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिडायरेक्शनल होते हैं। दैट्स व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके सर, ये तो पता चल गया। और बताइए, और ये बताना है कि डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो कहां पे ज्यादा होगा? पोल्स के सामने। तो इन फ्रंट ऑफ द पोल्स द डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मैक्सिमम। इन फ्रंट ऑफ द पोल, इन फ्रंट ऑफ द पोल द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन आर मैक्सिमम। ठीक है। तो ये हो गई 4 प्रॉपर्टी, 4 बेसिक प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको पता भी होनी चाहिए। ओके, डन करते हैं। आगे क्या बोला गया? गिव द 2 यूजेस ऑफ मैग्नेटिक कंपास। कंपास का 2 यूज बताइए। तो बहुत ही आसान सी बात है। क्या है? टू डिटेक्ट द डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? फील्ड की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पता करने के लिए फील्ड की, और क्या? टू चेक द पोलरिटी ऑफ अदर मैग्नेट एंड द प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए, मैग्नेट की पोलरिटी चेक करने के लिए हम कंपास का यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, है कि एक सेकेंड पीछे क्वेश्चन में आ गए। हाँ, व्हाट आर सोलेनाइड्स? सोलेनाइड्स क्या हैं? ड्रॉ द पैटर्न of magnetic field lines around a current carrying solenoid। ओके, सबसे पहले बताते हैं सोलेनॉइड है क्या। देखिए सोलेनॉइड क्या है सर? द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड टुगेदर वेरी टाइटली। ठीक है। तो ये जो कॉइल है, इसमें ये कॉइल कैसी रहेगी? इंसुलेटेड कॉपर वायर। लिख लें, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है ना? तो अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। वायर क्या है? ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। लिखिए, इस वायर की जगह पे आप कर दें इंसुलेटेड कॉपर वायर कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये है क्या? आइए सर इसको समझ लेते हैं। ये इस तरीके से कोई चीज है। याद आया? बिल्कुल। और ये सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है सर? ये तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक तरफ इसके नॉर्थ होगा, एक तरफ इसका साउथ होगा। क्या बात सही है? एकदम सही बात है सर। डन है। सोलेनॉइड तो हो गया।
अब सोलेनॉइड में आपको फील्ड का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये फील्ड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, खूब ध्यान से देखिए। फील्ड, ये सोलेनॉइड के अंदर से ऐसे सीधी लाइनें, ज्यादा नहीं, सिर्फ तीन, कितनी लाइनें, तीन लाइनें, ये ऐसे और ये वाला आपका ऐसे हो जाएगा, इसको सीधा ऐसे लेके जाएं और ये एक बीच में से ले आकर के ऐसे, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से। क्लियर? ये आपकी फील्ड लाइन तैयार हो गई। और अगर ये नॉर्थ पोल आपने बताया तो इसकी डायरेक्शन दिखा दीजिए सर, कि ये नॉर्थ पोल से, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। और मैग्नेट के अंदर इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किधर है, साउथ से नॉर्थ की ओर, और वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू शो हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म फील्ड होगा। तो याद रखना, सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा। ये बात एकदम दिमाग में आपके बैठी रहनी चाहिए। ओके, कुछ लोग परेशान होंगे, सर हम लोगों को आप नहीं बता रहे हैं, अभी तक नहीं बताया आपने मोटर के बारे में, डीसी मोटर की वर्किंग, डीसी मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ। तो परेशान मत हो, इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो हम देंगे, डोंट वरी, इसके साथ ही ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, तो बच्चे इसको पहले ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। अगर आपका क्वेश्चन पे कमांड रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो एग्जाम में रहेगा वो अनदर लेवल पे रहेगा। ठीक है ना? चलिए, बोला गया व्हाट इज द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में ये फील्ड लाइन का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, और इसको वो क्या इंडिकेट करता है, यो फील्ड होता है किसमें, सोलेनॉइड के अंदर, इनसाइड सोलेनॉइड। अभी अभी हमने देखा कि सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड पैटर्न हमको मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। और ये क्या शो करता है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। तो वही लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ सोलेनॉइड आर in the form of parallel straight lines. The pattern of field lines inside the solenoid indicates that the strength of magnetic field is uniform. मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हर जगह एक जैसी है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करने का तरीका क्या है, अब पैरेलल लाइन शो कर दो। क्लियर? यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको दिमाग में बिठा के रखिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि एक फील्ड लाइन है, सॉरी एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। क्लियर? इसमें फोर्स की डायरेक्शन किधर रहेगी, या करंट की डायरेक्शन इसमें किधर होगी? तो आप ऐसे लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, एफ बी आई। खूब ध्यान से देखिए, फोर्स फील्ड करंट, फोर्स फील्ड करंट। थंब आपका फोर्स होगा, फोर फिंगर क्या होगा, फील्ड होगा, और मिडिल फिंगर आपका क्या होगा, करंट होगा। क्लियर है? तो आप ऐसे फील्ड की तरफ रखेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए, कहने का मतलब क्या है, फोर्स भी इस फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, करंट भी इस फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर। बिकॉज जब हम लोग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते थे, याद है ना, एडजस्ट योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट योर थंब, योर फोर फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरफ हमारी फील्ड दी गई है, इसकी डायरेक्शन दी गई है, तो जो हमारे फील्ड फोर्स की डायरेक्शन पूछ ले, चाहे करंट की डायरेक्शन पूछ ले, हम उसके परपेंडिकुलरली ऐसे शो कर देंगे, हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है, इसलिए बच्चों इसको याद रखेंगे आप। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाउ कैन दिस फील्ड कैन बी यूटिलाइज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन। एक पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन है, उसको मैग्नेटाइज करने के लिए हम इस सोलेनॉइड को कैसे यूज कर सकते हैं? तो सर बहुत ही आसान सा तरीका है, आप ऐसे सोलेनॉइड लें और इसके अंदर मैग्नेटिक जो आयरन सॉफ्ट कोर है उसको हम क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं इसके अंदर। तो होगा क्या, इसके कारण से ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे किसी भी अगर आयरन है तो वो क्या कर देगा, उसको मैग्नेटाइज कर देगा। तो सॉफ्ट आयरन कोर बहुत ही आसानी इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, तो हम उसके अंदर प्लेस कर देते हैं और वो मैग्नेटाइज कर देगा। यही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, a strong magnetic field produced inside current carrying solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron by placing it inside the coil or solenoid। क्लियर है? तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। You are given three identical looking bars, one of which is a magnet, the other made up of magnetic material, and third made up of the
नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यूजिंग जस्ट 3 bars हाउ विल यू फाइंड आउट विच इज विच। क्या कहा गया है, बहुत लंबी सी कहानी बताई गई लेकिन बात बहुत छोटी सी है। ये एक मैग्नेटिक बार है, ये क्या है, मैग्नेटिक बार है, तो इसमें जाहिर सी बात है नॉर्थ पोल साउथ पोल तो होगा ही होगा। एक है जो मैग्नेटिक बार तो नहीं है लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल है, मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब वो इजिली मैग्नेटाइज किया जा सकता है, तो ये है वो मैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन ये मैग्नेटिक नहीं हुआ, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आई है। तीसरा है एक नॉन मेटेलिक, ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक है और ये मैग्नेटिक है और ये तो मैग्नेट ही है, ये तो मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो होगा क्या, करना क्या है आपको, आपको सिंपली ये करना है कि इसको ले जाएंगे इसके पास, ठीक है, खूब ध्यान, किसी को भी पकड़ लो, आप मैग्नेट को मैग्नेटिक मटेरियल के पास ले गए और ये देखिए कि कुछ देर इनको कांटेक्ट में रखने पर ये भी मैग्नेटाइज हो गया, ये भी मैग्नेटाइज हो गया, इसका मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल है। तो तीसरा वाला अपने आप हमको पता चल गया कि नॉन मैग्नेटिक है। क्या बात सही है भाई साहब, ये तो इसको मैग्नेटाइज कर दे रहा है, तो ऑलरेडी इसके भाई ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रख रहा है, जैसे ही इसके पास जाएगा ये अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर, बात समझ में आया। तो इसको कैसे लिखेंगे मैं दिखा रहा हूं आपको, देयर इज अ मैग्नेट बार, मेटेलिक बार एंड नॉन मेटेलिक बार। सही है, ये मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या, कोई मैग्नेटिक मेटेलिक बार हो, नॉन मेटेलिक बार। एज वी नो मैग्नेट अट्रैक्ट्स मेटल, सही बात है, सो वी कैन आइडेंटिफाई द मेटेलिक बार। ओके, मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक, सो वी कैन फाइंड आउट नॉन मैग्नेटिक बार। भाई ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये मेटेलिक बार हो गया, और अगर ये इसको अट्रैक्ट, ये वाला इसको इसके साथ देखेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटेलिक या नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है, छोटी सी बात थी, कंफ्यूज करने के लिए था, कुछ खास नहीं था इसमें। वेरीफाई एंड एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड राउंड अ स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर। ये क्या चीज है, इसको ध्यान से समझे। इसको कहने का तरीका क्या है कि एक स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर है, एक स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर है, और एक स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर में हमको फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, और जब फील्ड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि सर ये जो फील्ड लाइन है ये कैसी मिल रही है, ये सर्कुलर मिल रही है, राउंड मिल रही है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी आपको बतानी है, तो एक्टिविटी बतानी है तो चलिए बता देते हैं। क्लियर है, तो एक्टिविटी बताने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप एक कार्डबोर्ड लिए, क्या लिए, कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड में ये वायर है, ये वायर जा रहा है और इसमें ये करंट ऊपर की तरफ जा रही है। क्लियर, और इसमें ऐसे चारों तरफ कार्डबोर्ड पर हमने क्या स्प्रेड कर दिया, आयरन फिलिंग्स, क्या बोलेंगे, आयरन फिलिंग्स कर दिए, ऐसे स्प्रेड कर दिए, लोहे का चूरा जिसको बोलते हैं, ठीक है, आयरन फिलिंग स्प्रेड कर दिए। जब हम स्प्रेड करेंगे तो वो आयरन फिलिंग जो होगा वो लगभग कुछ इस तरीके से, ये ऐसे सर्कुलर टाइप में एडजस्ट हो जाएगा। जब एडजस्ट हो गया तो वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें फील्ड की डायरेक्शन, यानी हमको यहां पे पैटर्न कैसा मिलेगा, पैटर्न हमको यहां पे मिलेगा इस तरीके से, ऐसे। क्लियर, ओके। अब हम क्या करेंगे यहां पे, अब हम अपना लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लेफ्ट हैंड रूल। तो जब लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो हम देखेंगे करंट हमारी कैसे घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है। सॉरी, जो हमारा फिंगर है, खूब ध्यान से देखो, ये ऐसे, अब सही रहेगा। ये देखो, ये ऐसे किए, अपने हाथ में ये वायर ले लिए और इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, इसमें हमको दिखेगा कि ये जो है फील्ड, इसमें जो ये पैटर्न मिल रहा है, इसमें पैटर्न में जो घूमने की डायरेक्शन है, रोटेटिंग डायरेक्शन, ये फिंगर हमारी, अरे यार, राइट हैंड थंब रूल क्या करता है, कहता है कि एडजस्ट योर राइट हैंड इन सच ए वे दैट योर थंब विल in the direction of current, then your finger will shows the direction of field. चलो
थंब को हमने करंट की डायरेक्शन में कर दिया तो फिंगर हमारा क्या होगा, इसको हम ऐसे अंदर की तरफ घुमाएंगे तो ये फिंगर हमारा क्या शो करेगा, फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। तो सर इसको आप ऐसे ऊपर ले जाइए और ऐसे घुमाइए, जब ऐसे घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये इस तरीके से ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इसको हमने इंडिकेट कर लिया, क्या कर लिया, इंडिकेट कर लिया। तो इसमें भी वो इंडिकेट करेंगे, तो इसमें जो इंडिकेट करेंगे वो देखिए ये इंडिकेट किया हमने, देखो ये इंडिकेट कर दिया, क्योंकि इसको ऐसे घुमाएंगे तो जाहिर सी बात ये करंट ऐसे ऐसे घूम रही है। अब अपनी घड़ी अगर हम देखें तो ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। तो जरा देखें आप, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, सॉरी जो फील्ड की डायरेक्शंस इसमें शो की गई वो 12 से 9 की तरफ है क्या, हाँ सर ये तो 12 से 9 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये जो फील्ड पैटर्न मिला है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, या जो फेस मिलेगा हमको कैसा मिलेगा, तो ये फेस हमको मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, इस तरीके से हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी बात है, कार्डबोर्ड लिया और ये, अच्छा ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जान लीजिए। एक ये क्वेश्चन, एक इसी के पैटर्न का एक और क्वेश्चन आता है जिसमें सर्कुलर लूप हो और उसको कार्डबोर्ड के थ्रू हम ले जाएं और उस पे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करें। तो आपका एक जैसे कार्डबोर्ड है, ये मान लीजिए कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड में एक ऐसे सर्कुलर लूप, ये आया और ये प्लस ये माइनस, ये करंट जा रहा है, ये करंट ऐसे ऊपर गया, ये करंट यहां से ऐसे ऊपर गया, ये पॉइंट मान लेते हैं P और ये पॉइंट मान लेते हैं Q। तो इसमें देखो करंट ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे, इसमें से नीचे से ऐसे होकर के ये चला आएगा। अब खूब ध्यान से देखो, कहने का मतलब क्या है, इसमें P और Q पे पैटर्न, फील्ड पैटर्न हमको कैसा दिखेगा सर, इसमें फील्ड पैटर्न जो दिखेगा आपको भाई, इसमें करंट किधर है, ऊपर की तरफ। तो करंट जब ऊपर रहता है तो हमें फेस कैसा मिलता है, एंटी क्लॉकवाइज, हमने देखा। अब खूब ध्यान से रट लो, करंट ऊपर है, करंट कैसी है, अप है, तो जो फील्ड पैटर्न हमको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर यही स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, करंट डाउनवर्ड हो, कैसा हो, डाउनवर्ड, तो इसमें जो फील्ड पैटर्न मिलेगा वो हमको कैसा मिलेगा, क्लॉकवाइज मिलेगा, वो बदल जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, ऐसे करके ऐसे घुमाएंगे तो किधर घूमेगा, इस तरफ घूमने लगेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। आओ, तो यहां पे अगर फील्ड पैटर्न है ये, क्लियर, तो इसमें फेस हमको कैसा मिला, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज शो कर दो भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज शो कर दिया, देखो एंटी क्लॉकवाइज। और इस तरफ जो फील्ड पैटर्न हमको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो क्लॉकवाइज मिलेगा। कैसा मिलेगा, क्लॉकवाइज मिलेगा, क्योंकि इसमें करंट डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो जो करंट जाएगा वो कैसा मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये फेस हमको मिलेगा क्लॉकवाइज, ये फेस हमको मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब ये इस तरीके से ऐसे बना रहेगा, इस तरीके से ये बनेगा। बीच में एक ऐसी लाइन हमको मिलेगी जिस पर, अगर इसको मैं M मान लूं, इस लाइन को, ये इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा, ये इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा, तो ये वाली लाइन न इसकी ओर मुड़ेगी न इसकी ओर मुड़ेगी, इस पे कैसी रहेगी, सीधे रहेगी, न इस तरफ घूमेगी न इस तरफ घूमेगी। ये कैसा शो मिलेगा, कैसा मिलेगा पैटर्न इसका, हमें बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इसी स्ट्रेट लाइन पर, इसी M वाले लाइन पर, ये वाले पर हमें फील्ड जो मिलेगी इन दोनों के बीच सबसे मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि ये दोनों इस पर पूरी तरीके से पूरा जोर कसे हैं। ये देखो, इधर से इसको दबाया है, इधर से इसको दबाया है, तो कुल मिला कि ये जो बीच वाला सेंटर हमको सेंटर पार्ट मिलेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हमें हाई स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इस पैटर्न में। तो अगर आपसे पूछेगा भी पैटर्न तो आप इस तरीके से इसको समझा सकते हो कि P पे एंटी क्लॉकवाइज, Q पे क्लॉकवाइज, और इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फील्ड क्या होगी। अच्छा, ये पूछ लेता है कि ये हम स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि दोनों पॉइंट से, P से और Q से, इस पे इक्वल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, जिसके भाई करंट तो वही जा रहा है, वायर वही है, तो जाहिर सी बात है दोनों पॉइंट पर फील्ड सेम होगा, बट नेचर अपोजिट है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज, यहाँ पे पैटर्न मिलेगा। तो इस तरफ से Q से जो इस पर इफेक्ट मिल रहा है उतना ही P से भी मिल रहा है, इसका मतलब इस पे इक्वल इफेक्ट दोनों तरफ से लग रहा है, तो दोनों तरफ ये बेंडिंग नहीं शो करेगा और ये स्ट्रेट ही रहेगा, और इस M पर जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हाउ इज द फ्यूज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आंसर है सर सीरीज में। कैसा,
सीरीज में, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस फ्यूज से पूरी करंट पास करें। कैसे पास करें? पूरी करंट पास करें। अगर ये ऐसे है और ये इस तरीके से है और ये हमारा फ्यूज है, तो फ्यूज को हम चाहेंगे कि हम पैरेलली ही कनेक्ट करें, जिससे जो करंट पास कर रही हो वो पूरी पूरी करंट इससे पास करे, जिससे इनकेस अगर करंट की वैल्यू बढ़ती है तो वो फ्यूज क्या हो जाए? गल जाए। इस फ्यूज पे बेस्ड मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि सर फ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत परेशान करते हैं, और नो डाउट परेशान करते हैं। इस वजह से मैंने इस सेशन में फ्यूज के क्वेश्चंस लेके रखे हुए हैं। लेकिन एक उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तो आपके लिए ये है कि कंपेयर करना है हमें पैटर्न ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ अ करंट सोलेनाइड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। यानी बार मैग्नेट और सोलेनाइड के बीच में क्या क्या सिमिलरिटी है या डिससिमिलरिटी है, वो हम सीखने वाले हैं, यानी इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो आओ भाई देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। सिमिलरिटी क्या है? बोथ, एक सेकेंड ये ले लेते हैं, कलर 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 ये ले लेते हैं। चलो, हाँ, क्या कहा गया? बोथ व्हेन हैंग फ्रीली स्टॉप्ड इन नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो चाहे हम बात करें बार मैग्नेट की, किसकी बात करें? बार मैग्नेट की। इसके लिए भी हमने पढ़ा है कि अगर इसको हम फ्रीली हैंग कर दें, क्या कर दें? फ्रीली हैंग कर दें, तो ये हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रुकेगा। उसी तरीके से एक सोलेनाइड को भी अगर हम फ्रीली हैंग कर दें, भाई सोलेनाइड आल्सो बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, तो अगर बार मैग्नेट को हम फ्रीली हैंग कर दे रहे हैं तो वो ऑलवेज स्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसका मतलब क्या है? बार मैग्नेट को भी अगर सोलेनाइड को भी हैंग करेंगे तो वो भी बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही रुकेगा। तो ये दोनों में सेम बात हो गई। अगला दूसरा देखिए, बोथ अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस। सही सी बात है यार, बार मैग्नेट ही है दोनों एक तरीके से। बस सोलेनाइड क्या है? एक टेम्परेरी मैग्नेट है। इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया घटाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द करंट या नंबर ऑफ टर्न्स या पोल्स के बीच का डिस्टेंस वगैरह कम करके, तो ये तो किया जा सकता है। लेकिन बार मैग्नेट क्या, उसमें कुछ चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन है तो दोनों मैग्नेट ना, तो दोनों मैग्नेट है तो दोनों क्या करेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल जो होंगे उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बोथ हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों बार मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। और बार मैग्नेट में हमको पता है कि जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट कहें चाहे परमानेंट मैग्नेट कहें, एक बात है याद रखना, तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। उसी तरीके से जो हमारी सोलेनाइड है, क्या है? जो हमारी सोलेनाइड है उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लाइक पोल रिपल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जाहिर सी बात है यार, सिमिलर पोल्स रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, डिसिमिलर पोल रहेगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये दोनों में सेम बात रहेगी। बोथ शो फिनोमेना ऑफ इंडक्शन, ये इंडक्शन शो करते हैं। कोई दूसरा अगर इनके पास आएगा तो उसको इंड्यूस कर देंगे। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें डिसिमिलरिटी क्या है? डिसिमिलरिटी क्या है? पहला डिसिमिलरिटी है बार मैग्नेट में, बार मैग्नेट सोलेनाइड। देखो बार मैग्नेटिक जो होता है, मैग्नेटिक इज स्ट्रॉन्ग एट द इंड, एट द मिनिमम, एट द मिडल। एक सेकेंड, चमक रहा है। मैग्नेटिज्म इज स्ट्रॉन्ग एट इट्स इंड एंड मिनिमम एट मिडिल। क्या बात है कि बार मैग्नेट जो है आपका, इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा वो कहां पर? पोल्स के सामने या इंड्स पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि वहां पे फील्ड लाइन क्या होती है? मैक्सिमम। ये चीज इसमें भी थोड़ा सा अच्छा है। दे हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिज्म इनसाइड व्हाइल एट इंड्स इट इज फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। तो इनमें और उनमें एक थोड़ा सा डिसिमिलरिटी ये है कि इनके एंड पर मैक्सिमम होता है और मिडिल में थोड़ा सा कम हो जाता है उससे, क्योंकि वो आकर के एक यूनिफॉर्म हो जाता है। लेकिन यहां पे क्या हो जाता है? यहां पे एंड्स पर थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन अंदर हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है और यूनिफॉर्म भी मिलता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। पोलरिटी रिमेन कांस्टेंट। पोलरिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इसकी पोलरिटी बदलती नहीं। परमानेंट मैग्नेट की पोलरिटी बदलती नहीं, यानी बार मैग्नेट की। अच्छा देखो, बार मैग्नेट कहें चाहे परमानेंट मैग्नेट कहें, परमानेंट मैग्नेट कहें, बात एक है। सोलेनाइड में क्या है? पोलरिटी चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द
करंट, याद रखना सोलेनाइड में या इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम पोलरिटी चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यानी बैटरी की पोलरिटी चेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलरिटी हो चाहे सोलेनाइड की पोलरिटी हो, दोनों चेंज हो सकती है। दे हैव स्टेबल मैग्नेटिज्म। ये बार मैग्नेट के पास क्या होता है, स्टेबल मैग्नेटिज्म होता है, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, लेकिन इट्स मैग्नेटिज्म डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करंट। ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो करंट उसके थ्रू फ्लो कर रहा है, सोलेनाइड के थ्रू या इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू जो करंट फ्लो करता है, ये उस चीज पे डिपेंड करता है। यानी करंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू को घटा देंगे तो यानी हम करंट के थ्रू उसकी मैग्नेटिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, वो स्टेबल रहता है, वो बढ़ता घटता नहीं है। तो परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिज्म नहीं बढ़ेगा घटेगा, लेकिन सोलेनाइड में हम बढ़ा घटा सकते हैं। इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा करके रखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो क्या है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज रेटिंग 3 एम्पियर। एक फ्यूज है, क्या है, एक फ्यूज है, इस फ्यूज में रेटेड है 3 एम्पियर। 3 एम्पियर का फ्यूज है, ओके। इज कनेक्टेड इन अ सर्किट which an electric iron power 1.5 kilowatt, okay, connected which operate at 20 volt। देखो मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन। इसी के साथ एक फ्यूज लगा है, क्या लगा है, ये फ्यूज। अब फ्यूज की कैपेसिटी है कि ये 3 एम्पियर तक की करंट के लिए डिजाइंड है। यानी 3 एम्पियर तक की करंट अगर इससे फ्लो कर रही है तो ये फ्यूज वर्क करेगा, अदरवाइज ये फ्यूज गल जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगी और करंट नहीं फ्लो करेगी सर्किट से, ओके। तो चलिए अब इस पावर में इसका जो पावर दिया है वो दिया है 1.5 किलोवाट। कितना दिया है, 1.5 किलोवाट। तो 1000 से मल्टीप्लाई करके वॉट में कन्वर्ट कर लें तो ओके, ये 1.5 किलोवाट है। यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई है इसमें, तो इसको काट दीजिए आप, ठीक है। फिर से कर लेते हैं। पावर कितना दिया है, पावर दिया है 1.5 किलोवाट। तो 1.5 इंटू 1000, ये आ जाएगा आपका 1500 वॉट, 1500 वॉट आ जाएगा। ये हो गई पावर, ठीक है। अब इसके अलावा दिया है वोल्ट, कितना दिया है, 220 वोल्ट होना चाहिए। ये 20 दिया हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट है। तो इसमें वोल्ट जो दे दिया है वो कितना दे दिया है, 220 वोल्ट दे दिया। कितना दे दिया, 220 वोल्ट दे दिया। चलो ठीक है, इसके लिए डिजाइन है, इसको भूल जाइए। अब देखिए खूब ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए। ये दिया है तो एक फॉर्मूला पढ़े, पावर इक्वल टू क्या होता है सर, V इंटू आई होता है। यानी अगर ये 220 वोल्ट पर काम करता है, कितने पे काम करता है, 220 वोल्ट पे काम करता है, तो इसको कितनी करंट मिलनी चाहिए। तो इसको जो करंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, इधर देखो वो मिला है P बाई V, यानी 1500 अपॉन में 220, 1500 अपॉन में 220। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 22 अपॉन में, सॉरी 150 अपॉन में 22, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 11। तो 11 75 अपॉन में 11 आया, 75 अपॉन में 11 का मतलब क्या है, 11, ये लगभग अप्रॉक्स 7 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मैं 7 ले रहा हूं। अब ये डिजाइन कितने एम्पियर के लिए है, 3 एम्पियर के लिए। खूब ध्यान से और दिमाग से सोचो कि सर इसको 7 एम्पियर चाह रहा है, इसको सॉरी पावर जो है ये आयरन है, इस आयरन को 7 एम्पियर की करंट चाहिए और फ्यूज डिजाइन है 3 एम्पियर के लिए। इसका मतलब क्या है, यहां से 7 एम्पियर की करंट अगर आएगी तो ये फ्यूज क्या कर जाएगा, उड़ जाएगा, तुरंत धड़ाक से ऐसे बोलेगा और फ्यूज उड़ जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगी, करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी ये पूरा सिस्टम ही वर्क नहीं करेगा। क्लियर है। इसका मतलब अगर मुझे इस ऑपरेटर्स को चलाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 एम्पियर का फ्यूज एटलीस्ट आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये इलेक्ट्रिक आयरन के पास करंट पहुंचेगी। अदरवाइज उसके पहले ये फ्यूज क्या हो जाएगा, गल जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगी।
क्लियर है? तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। डाटा अलग कर दिए थे, इस वजह से सॉल्यूशन अलग आ रहा था, बाकी कोई मतलब नहीं, कुछ भी दिया जाए। तो जब आपको पावर दिया जाए, वोल्टेज दिया जाए और कोई फ्यूज वाला क्वेश्चन हो तो अपना एक हम कॉन्सेप्ट जनरेट कर लिए। कॉन्सेप्ट क्या जनरेट किए कि पावर दिया है, V दिया है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड क्या होगा कि फ्यूज का दिया होगा, फ्यूज का दिया होगा कि फ्यूज इज रेटेड विद 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, जो भी है वो दिया रहेगा। तो आपको बस कंपेयर करना होगा उस करंट को उस फ्यूज में दिए गए एम्पियर से, कि अगर यहां पे करंट की वैल्यू 3 एम्पियर आती और ये 3 एम्पियर की फ्यूज है, खूब ध्यान से समझो, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते और उस क्वेश्चन में आ जाता कि सर ये फ्यूज है 3 एम्पियर का और पावर जो इसको डिजाइन किया इलेक्ट्रिक आयरन, इससे पावर अपॉन में वोल्टेज करके हमने देखा तो हमें 3 एम्पियर ही मिला आंसर, तो हम कहते सर बहुत सही बात है, 3 एम्पियर की फ्यूज है और 3 एम्पियर की इसको करंट चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये फ्यूज गलेगा नहीं, उतने के लिए काम करेगा। और जैसे ही करंट की वैल्यू 3.1 होगी, जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ी, फ्लक्चुएट की, बढ़ गई, तो होगा क्या, ये फ्यूज तुरंत गल जाएगा, सिस्टम ब्रेक कर देगा और आपका आयरन जलेगा नहीं। क्लियर है भाई? फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है तो हम यही चाहेंगे ना कि जितना करंट चाहिए वो जाए, उससे एक्सेस में जब हो जाए तो फ्यूज रोक दे। क्लियर? चलो इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आसान सा बात था। आगे देखते हैं, वैसा ही कुछ है। एन इलेक्ट्रिक ओवन इज 1.5 किलोवाट ऑपरेट्स इन अ डोमेस्टिक सर्किट 220 वोल्ट that has current rated 5 एम्पियर। इस बार 5 एम्पियर रेटेड है। जल्दी से ये वीडियो पॉज करें और आप इसको लगाना स्टार्ट करें। क्लियर है? हालांकि सॉल्यूशन है लेकिन फिर भी आप अपने से लगाए, बेईमानी नहीं। चलो, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट इन दिस केस, एक्सप्लेन। चलो तो सर देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला कहानी अभी अभी मैंने बताया आपको, करना क्या है, करंट ड्रॉन बाय द ओवन। कैसे हम पता करेंगे? हम पता करेंगे ये वाले फार्मूले से, अभी अभी बताया ना, पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, तो हमें क्या फाइंड करना चाहिए, करंट फाइंड करना चाहिए। और करंट बराबर कितना होगा, पावर अपॉन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है? अब जहां पे आई आपकी क्या है, आई आपकी करंट है। वेरी गुड। तो आई आपकी करंट है तो आई की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो आई की वैल्यू कितना होगी सर, आई की वैल्यू होगी पावर अपॉन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पावर दिया है 1500, यहां देखो 1.5 किलोवाट है तो 1.5 किलोवाट है, 1.5 अपने को नहीं चाहिए, हमको किलोवाट में चाहिए। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाट में चेंज हो जाएगा और ये आ गया 1500 वाट। तो ये सर 1500 वाट अपॉन में वोल्टेज कितना दिया है। डोमेस्टिक सर्किट में 220 वोल्ट की सप्लाई रहती है, याद रखना। ठीक है? डोमेस्टिक सर्किट आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में है। ये बेटे याद रखना, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन है। ये किसका इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? तो उससे रिलेट कर रहा है, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे रख दिया है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप पाओगे 6.818। कितना पाओगे, 6.818, जो कि मुझे नहीं लग रहा है 6.8 सही है, 6.818 इतना ही आएगा। इसी को हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लगभग 7 ले लिया था। ठीक है? अब खूब ध्यान से देखो, फ्यूज रेटेड कितना है, 5 एम्पियर। फ्यूज रेटेड कितना है, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर इज लेस देन 6.8 एम्पियर। ये 6.8 आया है और हमें पता है 6.8 ज्यादा है और 5 एम्पियर क्या है, कम है। इसका मतलब क्या होगा वो एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो आपको लिखना होगा hence the current drawn by the electric oven is 6.818 ampere which is exceed the safe limit of the circuit। भाई सर्किट की लिमिट हमने कितने तक बनाया है, 5 एम्पियर। जो फ्यूज की लिमिट है वही सर्किट की लिमिट हुई, यानी 5 एम्पियर की करंट उस सर्किट के थ्रू जा रही है तो सर्किट अलाउ करेगा, ठीक है भाई चल जा, कोई दिक्कत नहीं अपने को। लेकिन 5 एम्पियर से 5.01 भी होगा तो फ्यूज जवाब दे देगा, कहेगा बस भाई अपनी जिम्मेदारी खत्म, हटो मैं जा रहा हूं। फ्यूज उड़ जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 6.18 एम्पियर जो जा रही है अमन में वो एक्सीड कर गई सर्किट की लिमिट से और फ्यूज एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगी, करंट
फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो ये है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी जल्दी आइए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, बस हम लोग एंड करने वाले हैं। नेम द 3 फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके कारण से जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर वो मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है तो मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। डन करते हैं बात, आइए चलते हैं आगे। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट, ये क्या चीज है? ये एक्चुअली एक लॉ है जिसके थ्रू हम लोग एक फॉर्मूला पाते हैं, IBL sin थीटा। अगर ये कोई मेंबर है, ये मेंबर की लेंथ है L, इससे कुछ पॉइंट पर है एंगल थीटा है, इस पॉइंट पे फील्ड हमको पाना है, ये डिस्टेंस है R, ऐसा कुछ रहेगा तो हम उसके लिए डिजाइन करते हैं, बताते हैं। तो आपको उतना नहीं जानना है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको इस बीच को दिमाग में रखना है। इन केस कभी नहीं पूछेगा, ये कभी भी नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं ऐसा हो चुका है पिछले टर्म 1 में कि सर सिलेबस में नहीं था लेकिन आ गया, कुछ आया था ना, एकदम याद आ गया आपको। सही है, तकलीफ देता है वो सब बातें, इसलिए भूल जाते हैं उन सब चीजों को। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो फ्लो कर रहा है उसके बीच में क्या एंगल है उस पर डिपेंड करेगा, यानी B और I के बीच का जो एंगल होगा उस पर डिपेंड करता है फोर्स। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स जन लगेगा। सही है। आगे, द अमाउंट ऑफ करंट इन द कंडक्टर, कंडक्टर से जितना करंट फ्लो कर रहा होगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा फील्ड होगा, उतना ज्यादा फील्ड होगा तो उतना ज्यादा फोर्स होगा। ओके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड जितने पार्ट में है वो कितना लंबा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने सोलेनोइड लिया और सोलेनोइड एक इतना पतला ले लिया और एक दूसरा सोलेनोइड लिया, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमने बढ़ा दिया, तो एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके खूब ध्यान से सोचो, इसको अगर पकड़ के मैं खींचूं तो ये बहुत बड़ा वायर होगा और इसको पकड़ के मैं खींचूं तो छोटा वायर ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड है, जितने पार्ट में, जितने वायर के पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो लेंथ ज्यादा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा, यानी फोर्स हमको क्या मिलेगा, ज्यादा। इस चीज को आप याद रखेंगे। याद रखेंगे क्या, मैक्सिमम व्हेन परपेंडिकुलर। अगर दो, खूब ध्यान समझिएगा, एंगल बिटवीन फील्ड एंड करंट अगर एक दूसरे के 90 डिग्री पर है तो उस समय क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स हमको मिलेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर फोर्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है तो फोर्स भी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। तीसरा क्या है, हाइयर करंट स्ट्रॉन्गर फोर्स। करंट की वैल्यू बड़ी होगी, ज्यादा होगी तो फोर्स भी क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्गर मिलेगा। दूसरा है लॉन्गर वायर विद इन मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर फोर्स। जितना लंबा वायर होगा मैग्नेटिक फील्ड में, जितने मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा है तो क्या होगा, वो क्या होगा, फोर्स भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी और आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर देंगे और अगले वीडियो के लिए तैयार रहेंगे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।